नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं महारो राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात दौसा दुष्कर्म और हत्या मामले की। बीजेपी ने अब इस मामले को लेकर जांच कमेटी बनाई है। आज ये जांच कमेटी दौसा जाएगी। बीजेपी की जांच कमेटी आज दौसा जाएगी। तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को सौंपी जाएगी। इसके बाद राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मीणा इस कमेटी में शामिल हैं। मुकेश गर्ग, लक्ष्मीकांत भारद्वाज भी कमेटी में शामिल। दौसा दुष्कर्म और हत्या मामला, बीजेपी ने जांच कमेटी बनाई है। अभी जांच कमेटी दौसा जाएगी और फिर एक रिपोर्ट तैयार कर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को जांच कमेटी सौंपेगी। इस कमेटी में राजेंद्र राठौड़ हैं, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मीणा शामिल है। बाबूलाल मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बाबूलाल, अब राजनीति भी शुरू दौसा मामले पर। जी बिल्कुल, और बीजेपी ने अभी जांच कमेटी का गठन किया। और तो बीजेपी ने जांच कमेटी का गठन किया है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे बाबूलाल से। मुकेश गर्ग, लक्ष्मीकांत भारद्वाज इस कमेटी में शामिल हैं। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मीणा इस कमेटी में शामिल है। अभी कमेटी जाएगी। ये 5 लोग जाएंगे दौसा में और वहाँ हर एक पहलू की जांच पड़ताल कर, हर एक पहलू को ध्यान में रख एक रिपोर्ट बनाई जाएगी और फिर ये रिपोर्ट, तथ्यात्मक रिपोर्ट बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष को सौंपी जाएगी। बीजेपी ने ये जांच कमेटी बनाई है और ये जांच कमेटी आज दौसा जाएगी। दौसा दुष्कर्म और हत्या मामला, बता दें आपको, दौसा में एक महिला को पहले अगवा किया गया, उसको अपनी गाड़ी में बिठाया गया, फिर दुष्कर्म किया गया, सामूहिक दुष्कर्म, और फिर कुएं में इस महिला का शव मिला था। अब परिजनों ने आरोप लगाया कि दुष्कर्म किया गया है, सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, उन्होंने कबूल कर लिया, हिरासत में लिया कुछ लोगों को। उन्होंने इस वारदात को करना भी कबूल किया है। सीसीटीवी में तस्वीरें भी कैद हुई जब महिला जा रही थी, गाड़ी में बैठी। इन लोगों ने उसे अपनी गाड़ी में लिफ्ट देने के बहाने से बिठाया और वहाँ से आगे ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया। महिला के परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो महिला का शव एक कुएं में मिला। और अपडेट आपको दे देते हैं, बड़ा अपडेट है इस मामले पर। जो जांच कमेटी बीजेपी ने बनाई है, जांच कमेटी दौसा के लिए रवाना हो चुकी है। राजेंद्र राठौड़, अरुण चतुर्वेदी, कन्हैयालाल मीणा, मुकेश गर्ग, लक्ष्मीकांत भारद्वाज अब दौसा के लिए रवाना हो चुके हैं और दौसा पहुंचकर ये जांच कमेटी तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी। मतलब हर एक तथ्य को, हर एक पहलू को इस रिपोर्ट में रखा जाएगा और फिर इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष के सामने। दौसा दुष्कर्म और हत्या मामला। बाबूलाल धायल हमारे साथ जुड़ गए हैं फिर से। जी बाबूलाल धायल, बाबूलाल आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? आवाज नहीं पहुंच रही है बाबूलाल तक। तो बीजेपी ने जांच कमेटी बनाई है और अपडेट यह है कि जांच कमेटी दौसा के लिए रवाना हो चुके हैं। राजेंद्र राठौड़ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, जो इस जांच कमेटी में शामिल है। राजेंद्र जी, दौसा के लिए निकल चुके हैं आप लोग? निश्चित तौर पर जहाँ घटना के बाद में जहाँ क्रिमिनेशन हुआ है उस जगह पर जाके परिवार के लोगों से मिलेंगे। और मेरे साथ पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज और पूर्व मंत्री कन्हैयालाल और जिला प्रमुख जयपुर भी है। हम सब लोग विक्टिम के परिवार से मिलेंगे, पूरी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, कारगर कार्रवाई हो, इसके लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। इस रिपोर्ट में किस तरह की रिपोर्ट होगी, क्या क्या शामिल होगा इस रिपोर्ट में? इस रिपोर्ट में मोटे तौर पर जिस तरह का विविध ये पूरी घटना है, अपराधी इतना बेखौफ है तो पहले लिफ्ट के नाम पर एक अबला को बैठाता है, उसके बाद में रेप करता है, कुछ अपने साथियों को बुलाता है, वो भी रेप करते हैं, उसके बाद उसका गला घोटते हैं, उसके बाद उसके शव को समाप्त करने की दृष्टि से उस पर एसिड डालकर जलाने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार का विविध ना देखे बना है ना सुने बनता है। ये क्यों बेखौफ हो गए अपराधी? एक के बाद एक घटनाएं सरकार के माथे पर कलंक के रूप में क्यों आ रही है?
ये सरकार ने पुलिस के इकबाल को तोड़ दिया है। पुलिस तंत्र अपराधियों के सामने नतमस्तक हो गया, इसी कारण अपराधी बेखौफ हो गए। सारी चीजों को देखने के लिए हम जा रहे हैं। देखिए, विपक्ष जा रहा है, लेकिन इन लोगों में, परिजनों में इस बात का भी गुस्सा है कि अब तक जो जिम्मेदार लोग हैं वो लोग अब तक नहीं आए मुलाकात करने के लिए। देखिए, जिम्मेवार लोग, हम भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए जा रहे हैं। जी जी। राजेंद्र राठौर जी, एक और सवाल। प्रदेश में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, क्या ये तमाम तथ्य भी इस रिपोर्ट में होंगे? निश्चित तौर पर हम अलवर की घटना को लेकर भी ब्लैक पेपर जारी करने वाले हैं। हम उन सारे में चार्जशीट जारी करेंगे तो सरकार की सारी बातें आएंगी। जी, शुक्रिया राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेंद्र राठौर, उपनेता प्रतिपक्ष, हमारे साथ जुड़े, जो इस कमेटी में शामिल हैं। बीजेपी ने ये कमेटी गठित की है, जांच कमेटी, और ये कुछ ही देर बाद, राजेंद्र राठौर जो इस कमेटी में शामिल हैं, ये निकल चुके हैं जयपुर से दौसा के लिए। कुछ ही देर बाद ये कमेटी दौसा पहुंचेगी और बता रहे थे राजेंद्र राठौर कि पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगे और हर एक पहलू को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, किस तरह ये वारदात हुई, और अपराध का पूरा आंकड़ा इस रिपोर्ट में रखा जाएगा, और ख़ास तौर पर फोकस इस वारदात पर रहेगा। किस तरह ये वारदात हुई, क्यों अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, और इन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, ये कमेटी ये भी सुनिश्चित करेगी। अलवर जिले के राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने के मामले में राज्य सरकार ने आरोपी अधिकारियों और नगरपालिका चेयरमैन को निलंबित कर दिया है। जानकारी के मुताबिक राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा, नगरपालिका के ईओ बनवारी लाल मीणा और चेयरमैन सतीश दुहारिया को निलंबित किया गया है। बता दें कि राजगढ़ के सराय बाजार में 17 अप्रैल को नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों के मकान और दुकान बुलडोजर से तोड़ दिए थे, जबकि 3 मंदिरों को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था। इस दौरान मंदिरों की मूर्तियां को भी खंडित कर दिया गया और शिवालय में कटर मशीन भी चलाई गई थी, जिससे लोगों में रोष व्याप्त था। तो राजगढ़ में मंदिर पर बुलडोजर चलाए जाने का ये मामला अब राज्य सरकार ने संज्ञान लिया और तुरंत कार्रवाई की। नगरपालिका चेयरमैन और आरोपी अधिकारियों को निलंबित किया गया। राजगढ़ के एसडीएम केशव कुमार मीणा, नगरपालिका के ईओ और चेयरमैन को भी निलंबित किया गया। 17 अप्रैल को नगरपालिका ने कार्रवाई करते हुए 86 लोगों के मकान और दुकान बुलडोजर से तोड़े थे। 3 मंदिरों को भी बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जिसमें बताया जा रहा है एक मंदिर तो 300 साल पुराना था। इस दौरान मंदिरों की मूर्तियों को भी खंडित किया गया था। शिवालय में कटर मशीन भी चलाई गई थी और जूते लेकर मंदिर के अंदर गए, कटर मशीन चलाई गई शिवालय में। इस पूरी घटना को लेकर लोगों में रोष था। शासन प्रशासन ने, सरकार ने कार्रवाई की और जिम्मेदार लोगों पर को निलंबित किया गया। अलवर के राजगढ़ में मंदिर तोड़े जाने के बाद से प्रदेश की सियासत गरमाई हुई है। इस मामले में नगरपालिका के चेयरमैन सतीश दुहारिया और ईओ बनवारी लाल मीणा के साथ एसडीएम केशव कुमार मीणा को प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है। अब बीजेपी के जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने कहकर सियासी बवाल मचा दिया है कि अगर नगरपालिका चेयरमैन इस मामले में दोषी हैं तो फिर उस बैठक में मौजूद विधायक जौहरी लाल मीणा भी दोषी हैं और उन्हें भी निलंबित किया जाना चाहिए। के द्वारा जो जौहरीलाल मीणा जी हैं, जिनके बेटे पर दुष्कर्म का आरोप लगा है और उस नाबालिग बालिका ने अपने 164 के बयान में बाकायदा उनके बेटे का नाम लिया हुआ है, लेकिन उसको छुपाने के लिए राजनीतिक फायदा लेकर आदरणीय गहलोत जी को प्रेशर में लाकर उसको उस बालिका के जो बयान 164 का है उसको दबाकर और अपने बेटे का नाम निकलवाने का प्रयास किया जा रहा है। उसी वास्ते ये सारा काम, जिससे कि लोगों का ध्यान उसमें से हट जाए और ध्यान सब लोगों का इधर आ जाए, इसलिए ये सारी प्रक्रिया की गई है और जिसमें लोगों को बेघर किया गया है। आज बहुत सारे परिवार सब उसमें, इसी क्रम में उन्होंने सरकार से भी कार्रवाई की है और सरकार ने उसमें एसडीएम को भी और ईओ को दोनों को निलंबित किया है। साथ में उन्होंने निलंबित किया है नगर परिषद के चेयरमैन को, चूँकि नगर परिषद के चेयरमैन का उसमें कोई रोल नहीं था। उस मीटिंग में माननीय जौहरीलाल मीणा जी जो विधायक थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो फिर विधायक जी को भी वो निलंबन किया जाना चाहिए था। राजगढ़ मामले पर एक्शन पर बवाल हो रहा है। प्रदेश सरकार पर पूनिया का प्रहार, कहा सत्य पराजित नहीं होता।
उन्होंने कहा कि सरकार अपनी गलती छिपाने में लगी है, अफसरों को दोषी मानकर कार्रवाई की जा रही है। जनता सब देख समझ रही है किसके इशारे पर यह मंदिर टूटा है। सतीश पूनिया ने कहा कि जनता सब देख रही है, सब समझ रही है किसके इशारे पर यह मंदिर टूटा। आगे उन्होंने कहा, सत्य पराजित नहीं होता, सरकार अपनी गलती छिपा रही है और अफसरों को दोषी मानकर उन पर कार्रवाई कर रही है। खबर अलवर से है, जहां टंकी पर एक पार्षद चढ़ गया। वार्ड 25 में पानी की समस्या के विरोध में ये पार्षद महोदय टंकी पर चढ़ गए। पानी की समस्या का समाधान नहीं होने से पार्षद नाराज हैं। स्कूल में बनी पानी की टंकी पर पार्षद प्रदर्शन कर रहे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाने की ये पार्षद मांग कर रहे हैं। बड़ी खबर। टंकी पर चढ़ा पार्षद, पानी की मांग को लेकर पानी की टंकी पर ये पार्षद चढ़ा है। समस्या का समाधान नहीं होने से नाराज हैं ये पार्षद महोदय और इसलिए इन्होंने अपने प्रदर्शन करने का ये तरीका टंकी पर चढ़कर आजमाया है। आजकल टंकी प्रदर्शन की एक मुफीद जगह है। टंकी बन रही है राजस्थान में। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीर आ रही हैं। लोग टावर पर तो कभी टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं और पार्षद महोदय ने भी यही तरीका अपनाया और पानी की समस्या को पानी की टंकी से ही इस समस्या का समाधान करने की जुगत निकाली इन्होंने और फिर चढ़ गए पानी की टंकी पर। अब ये मांग कर रहे हैं कि जलदाय विभाग के अधिकारियों को मौके पर ही बुलाया जाए और इस समस्या का समाधान किया जाए। स्कूल में बनी है पानी की टंकी जिस पर ये पार्षद महोदय प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग जायज़ है, लेकिन हर जायज़ मांग को पूरा करने में वक्त लगता है, समय लगता है और मौसम ऐसा है कि कुछ जगहों पर भारी किल्लत पानी की नज़र आ रही है इन दिनों। कई जगहों पर हमने पिछले दिनों देखा भी मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। कई जगहों पर पानी की ट्रेन बुलाने की मांग की गई, आई भी कुछ जगहों पर। राजेंद्र मेरे सहयोगी फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं अलवर से। राजेंद्र, क्या कह रहे हैं पार्षद महोदय? मांग तो देखिए जायज़ है, इनकी मूलभूत आवश्यकता है जो पूरी होनी भी चाहिए। पार्षद का कहना है कि पानी के लिए लगातार जलदाय विभाग के अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी जलदाय विभाग के अधिकारी हैं जो उनको सुनवाई नहीं कर रहे हैं और स्थानीय जो लोग हैं वो करीब पिछले 1.5 महीने से लगातार पानी की किल्लत के चलते प्यासे हैं और टैंकर मंगवाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस महंगाई के दौर में 500 रुपए एक परिवार के लिए टैंकर का पानी है, जिसमें 5000 लीटर पानी आते है जो एक सप्ताह भी नहीं चलता है, तो वो कहीं न कहीं बहुत महंगा पड़ता है। इस बात को लेकर के स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वो पार्षद शिकायत कर रहे थे कि जलदाय विभाग के अधिकारी हैं वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इस बात को लेकर के पार्षद खुद लोचन यादव हैं, वो पानी की टंकी पे चढ़ गए हैं और 1.5 घंटे से अधिक समय हो चुका है। अब उनके समर्थन में स्थानीय महिलाएं हैं वो भी आ चुकी हैं और वो भी पानी की टंकी पे चढ़ गई हैं। उनकी मांग है कि जब तक जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर आकर समस्या का समाधान का आश्वासन नहीं देते हैं और शाम को पानी की सप्लाई सुचारू नहीं करते हैं, तब तक वो पानी की टंकी से नहीं उतरेंगे। ठीक है, शुक्रिया राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। गर्मी फुल, बिजली गुल। जी हां, राजस्थान के कई इलाकों में बत्ती गुल है। भीषण गर्मी में बिजली जाने से प्रदेश हाँफ गया है, लोग हाँफ गए हैं, परेशान हो रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में 8 से 10 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। बिजली की मांग का 38 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। 38 सालों में सबसे ज्यादा मांग 2022 का अप्रैल माह में रही। इस बार बिजली की डिमांड बढ़ी है, 31% तक बिजली की डिमांड बढ़ गई है। 28 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की अब डिमांड है। साल 2021 के अप्रैल में 21 करोड़ यूनिट की मांग थी। 7 करोड़ यूनिट अधिक की अभी मांग की जा रही है और इस वजह से कई इलाकों की आपूर्ति बाधित हो रही है। राजस्थान के कई इलाकों में बत्ती गुल। भीषण गर्मी में बत्ती गुल होने से प्रदेशवासी हाँफ गए हैं, प्रदेश हाँफ गया है। ग्रामीण इलाकों में तो 8 से 10 घंटे अघोषित बिजली कटौती की जा रही है। 38 साल बताया जा रहा है। बिजली की मांग का 38 साल का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है। सबसे ज़्यादा मांग इस बार रही 38 सालों में। 2022 के अप्रैल महीने में 31% तक बढ़ी है बिजली की डिमांड। 2021 के अप्रैल में 21 करोड़ यूनिट की मांग थी, जो इस बार बढ़कर 28 करोड़ यूनिट प्रतिदिन की डिमांड हो गई है। 7 करोड़ यूनिट ज़्यादा की मांग से
कई इलाकों में आपूर्ति बाधित। लवली, कारण क्या? भीषण गर्मी या फिर बढ़ती हुई जनसंख्या? देखिए जी, कोयले की जो कमी है, कोयले की पूर्ति नहीं हो पा रही है और अभी जो बिजली का उत्पादन चल रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो पिछले 38 सालों का रिकॉर्ड आज टूटा है। अब से कुछ देर पहले 38 साल में पहली बार राजस्थान को इतनी बिजली की जरूरत जो है वो पड़ी है। राजस्थान के अंदर जिस तरह से आबादी की बात करें, उद्योगों की बात करें और गर्मी जिस तरह से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके बाद में बिजली की अधिकता की बिजली की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ी है, जिसके बाद में जयपुर, अजमेर और जोधपुर डिस्कॉम के अंदर 10 से 12 घंटे तक की बिजली कटौती ग्रामीण इलाकों में की जा रही है और शहरी इलाकों के अंदर भी कटौती के निर्देश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि बिजली की जो है वो बचत भी करें। बिजली की बचत को ही बिजली का उत्पादन माना जाता है। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कोयले की जो खान छत्तीसगढ़ के कांटा में शुरू होनी थी, वहां पर अभी तक माइनिंग का काम जो है उसको शुरू होने में भी 2 से 3 महीने और लगेगा। अभी हमें 21,000 टन की डिमांड है और हमारे पास 15,000 टन का ही कोयला हमारे पास आ रहा है और जो 7 हमारी थर्मल की बड़ी इकाइयां हैं वहां से जो बिजली उत्पादन है उन पर पूरी कोशिश की जा रही है कि पूरी जो है योग्यता के हिसाब से पूरा उत्पादन किया जाए। लेकिन कोयले की कमी के चलते जो है कोयला का बिजली का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। इस वजह से जो है वो ग्रिड में बिजली की काफी कमी बताई जा रही है और जो सेटलमेंट है बिजली का वो काफी बुरी तरीके से बिगड़ चुका है बिजली तंत्र जो है, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि 38 साल में पहली बार आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है कि आज का दिन और आज की रात निकालना बिजली विभाग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि आज जिस तरह से बिजली की डिमांड बढ़ती लगातार बढ़ रही, घट नहीं रही, लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में बिजली का उत्पादन सुचारू रखना बिजली विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी काम में अभी ऊर्जा सचिव से लेकर के ऊर्जा मंत्री तमाम लोगों ने अपनी तमाम बैठकें निरस्त कर दी और पूरा फोकस आज बिजली के नियंत्रण पर है कि किसी भी तरीके से राजस्थान में अंधेरा नहीं छाया रहे, लोगों को बिजली मिलती रहे। और लोगों से सरकार अपील भी कर रही है और सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है कि बिजली के उत्पादन को किस तरह से सुचारू बनाया जाए। ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है मुख्यमंत्री मुंबई से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करेंगे। अशोक गहलोत जो है वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात करने जा रहे हैं, क्योंकि जो कोयला की जो उत्पादन होना है, कोयले की खान से जो कोयला आना है वो कोयला नहीं आ पा रहा है। रेल मंत्री रैक देने के लिए तैयार है, लेकिन कोयले की खुदाई नहीं शुरू हो पाई है, उसमें 2 से 3 महीने का वक्त और लगेगा। तो कोशिश यही कर रही है सरकार, हर मुकम्मल कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से राजस्थान अंधेरे में ना जाए और इसकी तैयारी पहले से की गई थी। लेकिन कहीं भी दाम, कितने ही दाम देने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन कहीं से भी बिजली जो है, चाहे गुजरात की बात करें, चाहे महाराष्ट्र की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, कहीं से भी हमें बिजली जो है वो नहीं मिल रही है, क्योंकि सभी राज्यों में इस वक्त जो है वो डिमांड जो है काफी पीक पर है। और आज राजस्थान ने 38 सालों का रिकॉर्ड जो है बिजली की सप्लाई के मामले में तोड़ा। 38 साल बाद इतनी बिजली की रिक्वायरमेंट। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर है, कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर बड़ी खबर, बच्चों की वैक्सीन पर बड़ी खबर है। 6 से 12 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन लगेगी। कोवैक्सीन को DCGI ने मंजूरी दे दी है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, अच्छी खबर। माता पिता को एक चिंता सता रही थी अपने बच्चों के लिए, वो चिंता इस खबर को देखने के बाद, पढ़ने के बाद दूर होगी। 6 से 12 साल के बच्चों को अब कोवैक्सीन की मंजूरी दे दी है। DCGI ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब 6 से 12 साल तक के बच्चों को कोवैक्सीन लगाई जा सकेगी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई पर ये बड़ी खबर, अहम खबर। दिल्ली से सहयोगी प्रीति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। प्रीति, कोवैक्सीन का अप्रूवल DCGI ने मंजूरी दे दी है। 6 से 12 साल तक के बच्चों को कब से लगनी शुरू होगी, ये कुछ इसकी तारीख फिक्स हुई, जानकारी मिल पाई? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोविड के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे, उसमें DCGI का ये सबसे अच्छा फैसला है कि उन्होंने बच्चों की जो वैक्सीन है, यानी कि 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन का अप्रूवल दे दिया है। क्योंकि अभी जो लहर थी, जो कह रहे थे कि अभी जो केसेस, जो नए केसेस लगातार आ रहे थे, उसमें बच्चों के जो मामले थे वो लगातार सबसे ज्यादा थे। तो ऐसे में DCGI की मंजूरी एक अच्छी खबर हमें कह सकते हैं कि 6 से 12 साल के बच्चों को अब क्या कहते हैं, कोवैक्सीन जो है वो लगाई जाएगी। और ये इमरजेंसी जो वैक्सीन है, इमरजेंसी अप्रूवल है, वो दिया जा चुका है और अब जो वैक्सीन है वो जल्द ही बच्चों को लगनी शुरू हो जाएगी। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि ये भी जो बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी, ये भी बूस्टर डोज के जैसी होगी, यानी कि आपको जो बच्चों को जो पहली डोज लगेगी, उसके बाद कुछ दिनों के अंतराल पे, यानी कि कुछ महीनों के, जो 3 महीने का है, उसके बाद जो दूसरी जो डोज है वो लगाई जाएगी। लेकिन जिस तरीके से केसेस जो लगातार बढ़ रहे थे अभी, उसको देखते हुए ये एक अच्छी खबर हम मान सकते हैं
क्योंकि अभी जो बच्चों को वैक्सीन लग रही थी वो 15 से 18 साल के बच्चों को लग रही थी। जी। अब ये जो वैक्सीन लगाई जाएगी अब एक छोटे बच्चों को यानी कि 6 से 12 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जाएगी। अच्छा प्रीति, ये कोवैक्सीन क्या वही है जो बड़ों को लगाई जा रही थी या कुछ अंतर है इसके अंदर? देखिए, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी कि ये वैक्सीन वही है या दूसरी वैक्सीन है, क्योंकि ये अभी इसके बारे में जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने ये नहीं बताया है कि वैक्सीन कोवैक्सीन जो है जो पहले जो बड़ों को लगाई जाती थी वही कंपनी है, वही वैक्सीन है, लेकिन उसमें डोज क्या होगा, मात्रा क्या होगा और किस तरीके से उन्होंने बच्चों को इसमें किया है, ये अभी थोड़ा जल्दबाजी होगा कहना कि किस तरीके से होगा, क्योंकि ये अभी वैज्ञानिक जो है वो बताएंगे कि ये वही वैक्सीन है या दूसरी वैक्सीन है। लेकिन ये जरूर है कि कोवैक्सीन अब 6 से 12 साल के बच्चों को लगाना। अच्छा, एक बार फिर से बताइएगा प्रीति, कब से ये वैक्सीन लगाई जानी है और दूसरा क्या इसका प्रोसेस वही होगा? वैक्सीन लगाने का आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा, फिर आप जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें दो बातें समझना बहुत जरूरी होगा कि जिन भी बच्चों को वैक्सीन लगेगी 6 से साल के बच्चों को, उनको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो सरकारी जो साइट थी, जो पहले जो स्वास्थ्य मंत्रालय की साइट थी, उस पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका वही प्रोसेस होगा जो पहले जो बड़ों को वैक्सीन लगाने के लिए जो प्रोसेस होता था, आपका नंबर आएगा और अस्पताल में जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। दूसरा जो इसमें जो अहम बात होगी वो ये होगी कि जो बच्चों को जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा जो केसेस हुए थे उसमें बच्चे प्रभावित जरूर हुए थे, लेकिन बच्चों को उतना ज्यादा खतरा नहीं था क्योंकि बच्चों की जो इम्यूनिटी पावर थी वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है, शुक्रिया प्रीति तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी प्रीति हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी, दिल्ली से 6 से 12 साल के बच्चों को लगेगी कोवैक्सीन। सीधे लिए चलते हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दुष्कर्म गैंगरेप ये तो किया ही, उसके बाद उसको तेजाब से जलाने की जिस तरह की कोशिश हुई, चेहरा नहीं देखा जाता, इतना विकृत विद्रुप कर दिया, तो लगता ही है कि अपराधियों को ये भय खत्म हो गया कि राजस्थान एक ऐसी शहरगाह बन गई कि वो कोई भी अपराध कारित करेंगे उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, और इसलिए सीधे सीधे पुलिस पर, प्रशासन पर और सरकार की कानून व्यवस्था पर सवाल सीधे खड़े होते हैं। राजगढ़ की घटना को लेकर जो एक्शन हुआ सरकार का, देखिए, राजगढ़ की घटना के बारे में अब कांग्रेस पूरे तरीके से बेनकाब हो गई है। जिस तरीके के कुतर्क दिए गए थे, पुअर डिफेंस उन्होंने दिया था, नगरपालिका के बोर्ड के चेयरमैन पर सिर्फ तोहमत लगाने की कोशिश की थी, आज उन्होंने एसडीएम को और ईओ को सस्पेंड करके ये साबित कर दिया कि कहीं न कहीं प्रशासनिक खामी थी और प्रशासन केवल बोर्ड के चेयरमैन से नहीं चलता है। इस तरीके के फैसले सरकार के ही आवरण में होते हैं, उनके संरक्षण में होते हैं, और ये सत्य हो गया जोरीलाल मीणा वहां के विधायक के वीडियो आने के बाद, जब उन्होंने कहा कि 34 के 34 बीजेपी के पार्षद मेरे साथ लेके आओ, या उस कस्बे के लोगों ने जब उनके पुत्र की गैंगरेप में संलिप्तता पाई गई तो उसके खिलाफ जो प्रदर्शन किया था, उससे भी जो वहां के विधायक कुपित थे, और ये लगातार सीक्वेंस जुड़ती चली गई। वरना पहली बात तो 300 साल पुराना कोई भी मंदिर अतिक्रमण नहीं होता है। दूसरा, मास्टर प्लान की सच्चाई भी सामने आ गई। तीसरा, बोर्ड के जो प्रस्ताव था उसकी भी सच्चाई सामने आ गई। कहीं भी इसका उल्लेख नहीं था बोर्ड के प्रस्ताव में, न अतिक्रमण को, न मंदिर को हटाने का, केवल गौरव पथ को जो अधूरा था उसको बनाने की बात थी। लेकिन ये काम सरकार और सरकार का पक्ष अच्छे तरीके से कर सकता था, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों को अपीज करने के लिए, तुष्टीकरण करने के लिए, बहुसंख्यकों का मनोबल गिराने के लिए, अल्पसंख्यकों का मनोबल बढ़ाने के लिए जो मुख्यमंत्री करते रहे, पीएफआई के प्रेम से लेकर जिस तरीके से उनके यहाँ रोजा इफ्तार में कोई दंगों का आरोपी इफ्तार पार्टी में शामिल हो जाता है, तो ये उनका अल्पसंख्यक प्रेम ही है जिसके कारण ये घटना घटित हुई। और अब तो साबित हो गया अफसरों पर जिस तरीके से इन्होंने निलंबन की कार्रवाई की है, तो मुझे लगता है कि सरकार को खुद ही निलंबित हो जाना चाहिए था इस काम के लिए, इतना बड़ा पाप किया उन्होंने। लेकिन आपके नगरपालिका चेयरमैन के खिलाफ को भी सस्पेंड कर दिया है। चेयरमैन का सस्पेंशन भी दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और इसलिए मैंने कहा कि ये तो सरकार के सस्पेंशन तक का काम है। चेयरमैन इस मामले में कहीं भी किसी भी तरीके से दोषी नहीं था। ये केवल कांग्रेस ने आरोपों से, पापों से बचने के लिए उसको ढाल बनाया, और वो जब चीजें सामने आई हैं
वो मास्टर प्लान की रिपोर्ट भी आ गई, बोर्ड का प्रस्ताव भी आ गया, तो चेयरमैन को तो उन्होंने राजनीतिक विद्वेष के रहते किया है। तो बाद में भारी भरकम लिस्ट आई है, अलवर में तो सबको बदल डाला है, क्या कहेंगे? देखिए, सरकार के कामकाज की जो व्यवस्था इतनी कमजोर है कि वो तबादलों से वो ठीक नहीं हो सकती, दुरुस्त नहीं हो सकती। तबादला तो एक उपक्रम है लीपापोती का, कि जिसके कारण जो दृश्य उत्पन्न हुआ राजस्थान में, उन्होंने तबादलों को एक ढाल बनाया, तबादलों को एक कारण बताया, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर तबादले करके वो किसी व्यवस्था को बदल पाएंगे, इसमें मुझे शंका है। क्या बीजेपी की तैयारी क्या है? आने वाले दिनों में नड्डा जी राजस्थान का दौरा करने वाले हैं, उत्तरी राजस्थान में बहुत ज्यादा आप लोग अग्रेसिव होकर के और पार्टी का कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं? नहीं, हम तो पूर्वी में भी थे, उत्तरी में भी थे और दक्षिण में भी थे। हमारी कोशिश है कि पार्टी का विस्तार हो, व्याप बढ़े। तो संगठन की अभी गतिविधियां चली रही हैं, उसमें पन्ना प्रमुखों की नियुक्ति एक अहम हिस्सा है, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी पार्टी के सभी मोर्चे मजबूती से काम करना शुरू किया है। हमारे विभाग, प्रकोष्ठ, यानी पार्टी एक समग्र तरीके से राजस्थान के नक्शे पर इस तरीके से स्थापित हो जाए कि हम लोग यहाँ 2023 और 2023 के बाद में भी यहाँ पर राजस्थान में लंबे समय तक पार्टी शासन करे, लोक कल्याण का काम करे। इसलिए हमारी कोशिश है, नेताओं के प्रवास लगातार होंगे ही होंगे, उनके प्रवास से कार्यकर्ताओं में मनोबल का संचार होता है, जनता के बीच में एक सकारात्मक पक्ष पार्टी का जाता है। तो इसलिए आज से नड्डा जी का 10 और 11 मई को वो सूरतगढ़ और हनुमानगढ़ में रहेंगे। गंगानगर और हनुमानगढ़ 2 जिलों का उनका प्रवास रहेगा। एक बड़ा काम वो करेंगे अपने कर कमलों से। पार्टी के 10 कार्यालय और 3 अभी प्रगति पर हैं, 13 कार्यालयों का उनके हाथों से शुभारंभ होगा। आपको लगता है इससे पार्टी में और जान आएगी, जिलों में और? दौसा के बांदीकुई से जिस स्टूडेंट का अपहरण हुआ है, उसका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस स्टूडेंट के अपहरण की खबर से बांदीकुई के लोग गुस्से में हैं और आज उन्होंने बाजार बंद रखने का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि कॉलेज में पढ़ने वाले एक स्टूडेंट का दिन दहाड़े एक कार में अपहरण कर लिया। पुलिस को इस कार की सीसीटीवी तस्वीरें तो मिल गई हैं, लेकिन अभी तक वो ना तो कार मालिक तक पहुंच पाए हैं और ना ही छात्र का पता लगा पाए हैं। स्टूडेंट के अपहरण से उसके घर के लोग सदमे में हैं। कॉलेज से आते हुए एक बच्चे को एक बेलोन गाड़ी, सफ़ेद बेलोन गाड़ी से, जिस पे फर्जी नंबर प्लेट लगी हुई है, अपहरण करके भागे हैं। पुलिस को सूचना मिली, तुरंत आसपास के ज़िलों में व आसपास के थानों में नाकाबंदी करवाई है। अलग अलग टीमें हम पीछा उनका संभावित रास्तों पर हम पीछे जा रहे हैं। इसके अलावा पास के जो ज़िले हैं जिधर उनका रुख है, उसमें भी सख्ती से नाकाबंदी के हमने निवेदन किया। तो अपहरण के विरोध में आज बाजार भी बंद किए गए हैं। छात्र का अब तक सुराग नहीं लग पाया है। बांदीकुई के बाजार इस घटना के विरोध में आज बंद रहेंगे। इस्तेमाल हुई कार का नंबर भी फर्जी निकला, पुलिस ने जब जांच की तो। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात होगी 26 दिन से जारी कोविड स्वास्थ्य सहायकों की धरने की।